सेक्शन 148 से स्टार्ट करना है जो कि कॉस्ट ऑडिट का है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, इंडिया में कॉस्ट ऑडिट कैसे चलता है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक इट मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। 148 सबसेक्शन 1 में ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को मैंडेटरी किया हुआ है कि इन कंपनीज को जो है कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड लॉज बनाने हैं। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन है कि बनाना ही बनाना है कॉस्ट रिकॉर्ड। सेक्शन 148 सबसेक्शन 2, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी फॉर सच कंपनीज। और जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगी उसमें भी कुछ सर्टेन कंपनीज होंगी, मतलब बेसिक टर्नओवर जिनका स्पेसिफाई होगा, उन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ेगा। समझ में आया होगा? अब वो कंपनीज कौन सी होंगी वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टर्नओवर बेस्ड कंपनी, क्लियर, कि किन किन कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और किन किन कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट करवाना है। ठीक है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये प्योर तुम्हारी बुक का है। अभी हम आगे एक समरी फॉर्म में चीजें पढ़ाएंगे, वो हमारे नोट्स का है। क्लियर? रूल डिवाइडेड इनटू 2 कंपनीज, 2 कंपनियों में ये रूल डिवाइडेड है। पहला है रेगुलेटेड सेक्टर और एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अब रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड में डिफरेंस क्या है? रेगुलेटेड का मतलब है जो रेगुलेटेड है बाय द गवर्नमेंट, समझ रहे हो? बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट उनका प्राइस डिसाइड करती है, गवर्नमेंट उनकी सप्लाई डिसाइड करती है, ये सारी चीजें हैं। नॉन गवर्नमेंट, इनके अलावा जो गवर्नमेंट ना डिसाइड करे, अदर्स में नॉन रेगुलेटेड आती हैं। समझ में आया? अदर्स में नॉन रेगुलेटेड मतलब नॉन गवर्नमेंट आती हैं। अब रेगुलेटेड सेक्टर कुल मिला के एक केवल 6 हैं, केवल और केवल 6 हैं। कौन सी? टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने हैं इन पे सब पे देखो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल हो गए, इन पे सब पे अगर देखोगे इन सबको 6 सेक्टर नोटिफाइड हैं जो कि रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आते हैं। इसके अलावा जितने भी अदर्स होते हैं वो नॉन रेगुलेटेड में आते हैं। इसमें केवल एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन कोई लिस्ट एक्सक्लूसिव नहीं है कि यही चीजें होती हैं। मतलब इन 6 को के अलावा बाकी जितने भी सेक्टर तुमको दिखेंगे वो सारे नॉन रेगुलेटेड होंगे। क्लियर? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड किसको किसको मेंटेन करना है, किसको किसको मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, कंपनी चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, दोनों कंपनी में इट इज अ माइक्रो स्मॉल एक एमएसएमई होता है। ठीक है, एमएसएमई सुना होगा। तो अगर एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, एमएसएमई है या नहीं है, 2 होती हैं। एमएसएमई अगर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अगर आप एमएसएमई यूनिट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमएसएमई यूनिट के अंदर आती है, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना ही नहीं। क्लियर? समझ में आया? दूसरा, अगर एमएसएमई में नहीं आती है, अब एमएसएमई में एक रूल होता है कि माइक्रो हो, स्मॉल हो कि मीडियम हो। सुना है इसके बारे में? माइक्रो किसको बोलते हैं पता है? टर्नओवर कितना? जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 5 करोड़ ऐसे करके टर्नओवर होता है, और ये इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट एंड मशीनरी में। 2 चीजें होती हैं, 1 करोड़ और 5 करोड़। उनको लिखना नहीं है, ये तुम्हारे मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे तुम लोगों के याद करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि फाइनल में एमएसएमई पूरा चैप्टर है, एमएसएमई एक्ट, तो फाइनल में तुमको पढ़ना पड़ेगा लॉ के अंदर। अभी ये क्या करोगे याद करके? ना लिखने को आएगा, बस इतना याद रखना है कि जो कंपनियां एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगी उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाने पड़ेंगे। मैंडेटरी नहीं है, खुद से चाहे बना सकते हैं। खुद से अगर देखोगे तो हर इंसान अपनी कंप्लाइंसेस करता है, लेकिन लॉ के द्वारा मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये क्या होगी? ये माइक्रो होगी। ठीक है, जिनका टर्नओवर मीडियम की क्या होगी? जिनका टर्नओवर 10 करोड़ और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ होगी। ये करोड़ में है वैल्यू। क्लियर? अब हाँ, माइक्रो स्मॉल है सारी ये, एंड मीडियम किसको बोलेंगे? मीडियम क्या होगी? कितना टर्नओवर होगा? 35 करोड़। आपने मन से बोल दिया।
50 करोड़, 50 करोड़, और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ तो उसको हम लोग मीडियम बोलेंगे। समझ रहे हो? अब इसको याद कैसे करना है? अगर याद करना हुआ, हमारा एक ट्रिक है, 1 और 5 याद कर लो, इसके आगे 0 लगा दोगे, इसको इंटू 5 कर दोगे, बस। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, क्लियर? याद हो जाएगा। कितनी अच्छी ट्रिक है। 0 0 लगा दो और इंटू 5 कर दो आगे। पहले सोच रहे होगे लिमिट कैसे याद होंगी है चलो इसको रफ कर रहे हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये कंपनियां जो होंगी इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाने होंगे, जो इस जो है एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी। अब अगर हम बात करें, अगर रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट में तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने, अगर उनका टर्नओवर मोर देन या इज इक्वल टू 35 करोड़ से इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लो हम लोग बात करें इस ईयर की, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 25-26। तो 25-26 का अगर हमें चेक करना है तो प्रीवियस देखेंगे। प्रीवियस क्या देखेंगे? 24-25 देखेंगे। इस अगर प्रीवियस ईयर में हमारा जो टर्नओवर है या 35 करोड़ होना चाहिए या मोर देन 35 करोड़ होना चाहिए तो हमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, अदरवाइज नहीं बनाने हैं। समझ रहे हो? देन आफ्टर अगर यस टर्नओवर आपका स्पेसिफाई है तो आपका जो है इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आपको प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स या फिर सर्विसेज दे रहे हो, चाहे रेगुलेटेड सेक्टर में हो चाहे रेगुलेटेड सेक्टर में हो, आपको कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। समझ में आया? अगर आप इंगेज नहीं हो या फिर यहां पे टर्नओवर आपका नहीं है, आपको मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? सही से बताना, पक्का? सब लोग एक बार पढ़ लो, समझ लो इस चार्ट को। बड़ी मेहनत से हमने इस चार्ट को बनाया था। जूम आउट कर रहे हैं, सबकी बुकों में भी है, जिनके पास हार्ड कॉपी बुक्स अवेलेबल हैं। समझ में आए? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड समझ में आ गया। अब हम लोग कॉस्ट ऑडिट के ऊपर बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, इसको रूल 4 में डिफाइन किया गया है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट किसी भी कंपनी को कब कराना होता है? अब देखो, व्हेन इज कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल फॉर रेगुलेटेड सेक्टर। आइटम ए बोला जाता है रूल 3 की। रेगुलेटेड सेक्टर में अगर टर्नओवर 50 करोड़ या मोर है, या फिर टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का देखोगे तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल आपका 25 करोड़ एक प्रोडक्ट का है, उससे ज़्यादा है, और एग्रीगेट यहाँ पे प्लस लगा लेना, एग्रीगेट आपका 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में अगर बात करें, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे मोर है, अगर इंडिविजुअली देखें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का 34 करोड़ या उससे मोर है, ठीक है, तो उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर हम देखें कुछ चीजें हैं व्हेन कॉस्ट ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एग्जेम्पशन किनको दी गई है। सबसे पहले, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और एक्सपोर्ट से आपकी जो इनकम आती है वो मोर देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब 100 रुपए कमाते हो और 75 रुपए से ज्यादा तुम एक्सपोर्ट से कमाते हो, बाहर दूसरी कंट्रियों से कमाते हो, तो तुम्हारे ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? दूसरी चीज, कंपनी लोकेटेड इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा जोन होता है जिसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? फॉरेन कंट्री, ऐसा जोन बनाया जाता है। तो अगर वहां कोई कंपनी लोकेटेड है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एग्जेम्प्ट मानेंगे। कंपनी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर ओन यूज, कैप्टिव कंजम्पशन प्लांट बताए जाते हैं, मतलब खुद के जनरेशन के लिए कुछ बनाई जा रही हो। मतलब एक कंपनी है, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और खुद ही कंज्यूम करती है, तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आया? ये कॉस्ट ऑडिट क्या है? एडिशन है टू द नॉर्मल ऑडिट अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट। समझ रहे हो? समझ में आया? रिकॉर्ड्स पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑडिट पढ़ लिया।
अब रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. Who should maintain cost records? All companies covered under the cost rules must keep cost records in form CRA1. मार्क कर लो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में बनाए जाते हैं? CRA1 में. ये आपका कभी भी एग्जाम में MCQ फॉर्म में पूछ लिया जाता है. CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, 4 तुमको फॉर्म याद रखने हैं और ये कभी भी तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा सकता है. फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, मतलब ये 1 अप्रैल 2014 से आया था कि जो है हर फाइनेंशियल ईयर में आपको CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स देने हैं. एग्जाम्पशन किसके लिए? फॉर कंपनीज अंडर सीरियल नंबर 12. ये मतलब ये समझ लो कि ये ऐसी कंपनीज हैं कुछ जो नॉन रेगुलेटेड है, इनको एग्जाम्पशन दी गई है, लेकिन ये कंपनियां तुम याद नहीं रख पाओगे. ये लिस्ट है पूरी, समझ लो. तो यहाँ पे इसको हम लोग छोड़ते हैं. हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड शुड बी अपडेट रेगुलरली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली. जैसे भी आप मेंटेन करते हो वैसे आप अपडेट रख सकते हैं अपने अकाउंट्स को. आप अब कॉस्ट में देखो, जैसे एक कॉलम होता है कॉस्ट पर यूनिट का, कि पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, तो पर यूनिट वाला कॉलम होना चाहिए. डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP निकालोगे जैसे किसी क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट ऐड करो तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है. आता है? तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी क्वेश्चन में COP तक बनाना होता है, कितने खुश हो जाते हो, आगे नहीं जाना है, समझ लो. लेकिन जब तुम कॉस्ट ऑडिट करते हो तो तुमको पूरा डिफाइंड वे में बताना पड़ता है. कॉस्ट पर यूनिट भी, किसी क्वेश्चन में टोटल पूछता है, किसी क्वेश्चन में यूनिट वाइज पूछता है, समझ रहे हो. तो यहाँ पे तुमको यूनिट जरूर दिखाना है. जैसे मान लो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट लगी या वेरिएबल कॉस्ट लगी, कितने रुपए लग रही है पर यूनिट, ये तुमको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑडिट में. क्योंकि ऑडिटर यही सब चीज़ें जब आप बनाओगे रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड अगर अच्छे नहीं बने होंगे, ऑडिटर चेक करने में दिक्कत होगी उसको. ऑपरेशंस हैं आपके, सेल एंड मार्जिन है. जैसे सेल देखते नहीं हो कि आपका सेल दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो और बीच का परसेंटेज जो होता है प्रॉफिट हो जाता है, और प्रॉफिट का फिर परसेंटेज निकाल सकते हो. क्या मार्जिन आया है सेल पे, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100 करते हो. प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100, सेल का परसेंटेज आ जाता है. आता है? हाँ बोलो. तुम लोग तो ऐसे बिल्कुल गुमसुम हो कि पता नहीं क्या पढ़ा दे रहे हो हैं. टेक्निकल पढ़ा रहे हैं क्या? सिंपल सिंपल सा तो है क्या? सर ने ज्यादा पढ़ा दिया है? पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, हेल्प कंपनीज टू कंट्रोल ऑपरेशन एंड कॉस्ट. ऑपरेशन एंड कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. प्रोवाइड डाटा नीडेड फॉर कॉस्ट ऑडिट एंड रिपोर्टिंग. कॉस्ट ऑडिट और रिपोर्टिंग के पर्पज से जैसे फाइनेंशियल डाटा हेल्प करता है CA को, वैसे ही कॉस्ट डाटा हेल्प करता है CMS को कॉस्ट ऑडिट करने में. रूल 6, और ये रूल भी तुमको याद होने चाहिए. ये इकलौता ऐसा सेक्शन कहेंगे 148 जो तुम्हारी जबान पे रटा होना चाहिए. इसके रूल, सेक्शन, सब सेक्शन, सब कुछ समझ रहे हो. इसको तुम ये नहीं कह सकते हो क्योंकि इससे 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा. अब रूल 6 पूछ ले, क्या पूछ ले वो किसी को नहीं पता. पूरा पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है. रूल 6 में अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर है. कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट. स्टैट्यूटरी जो है ऑडिटर जो है वो नहीं कर सकता है कॉस्ट ऑडिट. देखो, ओनली अ कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड हो सकता है, नॉट स्टैट्यूटरी ऑडिट. CA वाला ऑडिट नहीं अपॉइंट हो सकता है. CA में मतलब कॉस्ट ऑडिट में. अच्छा लगा सुन के. अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कौन अपॉइंट करता है? BODs अपॉइंट करते हैं. ऑडिटर मस्ट फॉलो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग है. क्या बता दिया हमने. तुम लोग एक पढ़ते हो CAS, ये क्या होते हैं, और एक होते हैं CAS, ये क्या होते हैं, दोनों सेम है. जैसे AS पढ़ते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही ये CAS होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जैसे SA पढ़ते हो, SA होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. ये उल्टा लिखा जाता है, SA ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, या फिर इसको लिख सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. 2 चीजें होती हैं. ठीक है, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन लिखते उल्टा है. क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं करेंगे दोनों एस हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इसीलिए इसको उल्टा लिखते हैं SA, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. क्लियर. और इसी का कॉस्ट वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं CAS, कॉस्ट ऑडिटिंग. समझ में आ गया होगा. व्हेन टू अपॉइंट, कॉस्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होता है? विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 180 डेज.
30 सितंबर, 30 सितंबर तक लिमिट होती है कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की। समझ में आया? क्लियर? मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है। बिफोर अपॉइंटमेंट, अपॉइंट करने से पहले ऑडिटर का रिटन कंसेंट लोगे कि वो तुम्हारी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता है या नहीं चाहता, कि जबरदस्ती बना दोगे। समझ रहे हो? सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट उससे लोगे कि वो एलिजिबल है, डिस्क्वालीफाई नहीं है। जो अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी लेंगे? 141 सबसेक्शन 3 वाली डिस्क्वालिफिकेशन चलती है। कॉस्ट ऑडिटर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन कोई अलग से नहीं आती। समझ रहे हो? अब कॉस्ट ऑडिटर के लिए जितनी भी चीजें होती हैं कंपनी वाले ऑडिटर की, सेम कॉस्ट ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल होती है। समझ रहे हो? जैसे तुमसे आ गया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर लिखो, कॉस्ट ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन आया, क्या लिखोगे? 141 सबसेक्शन 3। समझ रहे हो? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर जो था वो सीए वाले के भी है, सीएस वाले के लिए भी है, सीएमए वाले के लिए भी है, सबकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो। उसमें तुम स्पेसिफिक नहीं कर सकते सीए वाली है, सीएमए वाली है, सीएस वाली है। समझ में आया? कोई उसके पास केसेस वगैरह पेंडिंग नहीं है मिसकंडक्ट वगैरह के। समझ में आया? फाइलिंग विद गवर्नमेंट, फाइल CRA2 फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। मतलब जब अपॉइंटमेंट होगा तो CRA2 में होगा अपॉइंटमेंट, मतलब CRA2 में गवर्नमेंट को फाइलिंग जाएगी विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग और विद इन 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें कह रहे हैं जब आपने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया तो उसमें दो चीजें हैं। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंट हुआ तो या तो जब से अपॉइंट हुआ है, जब से आपने अपॉइंट किया है 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट किया हो, या फिर बोर्ड मीटिंग होने के बाद 30 दिन ले लो और जो है 30 सितंबर ले लो, क्योंकि विद इन 180 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। 1 अप्रैल से अगर 6 महीने लेंगे हम, 180 दिन लेंगे तो 30 सितंबर जाएगा। 30 सितंबर और 30 दिन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जिस दिन बोर्ड हुई है उसकी मीटिंग, दोनों में से जो अर्लियर होगा उससे पहले पहले आपका कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? गुड। टेन्योर क्या होता है कॉस्ट ऑडिटर का? कॉस्ट ऑडिटर स्टेज अंटिल 180 डेज आफ्टर द ईयर एंड। ईयर कब एंड होता है? और 180 डेज किससे हो गया? फिर 30 सितंबर पे पहुंच गए। समझ रहे हो? मतलब सितंबर के लास्ट में पहुंचोगे, 30, 29, इसमें एक दिन का डिफरेंस में करना मत, ठीक है? तो ऐसे पहुंचोगे, या फिर सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, या फिर जब उसने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, मान लो जुलाई में ही कर दी, तो दोनों में से अर्लियर वाला, जुलाई में टेन्योर खत्म हो जाएगा उसका। कॉस्ट ऑडिटर भी मान लो 1 साल के लिए अपॉइंट होता है। क्लियर? इसमें 5 साल के लिए। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूव कैसे कर सकते हो? कैन बी रिमूव्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन के जरिए इसको रिमूव कर सकते हैं। गिव ऑडिटर अ चांस टू रिस्पॉन्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे इसको। और CRA2 में रीजन फाइल करना पड़ेगा NCA के पास कि तुमने कॉस्ट ऑडिटर को क्यों हटाया। समझ रहे हो? दोनों में CRA2 जाता है। अपॉइंटमेंट करो चाहे फिर रिजाइन करो, रिमूव करो, दोनों में CRA2 जा। अभी तुमको ये सब लिखा हुआ मिलेगा, आगे वाली लिख लो। कैजुअल वैकेंसी फिल कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। जब भी कैजुअल वैकेंसी हुई, मान लो आज ऑडिटर छोड़ के गया है, फरवरी चल रहा है, तो 30 दिन के अंदर आप अगले 16, 17, आज 17 है, जो भी डेट हो, 16, 17 तक आप अपॉइंट करेंगे। CRA2 इसमें भी जाएगा क्योंकि अपॉइंटमेंट हो रहा है। अपॉइंटमेंट रिमूवल का कौन सा फॉर्म है? CRA1 किसका है? मेंटेनेंस ऑफ। क्या करते हो, इतनी जल्दी भूल गए? कैसे पढ़ोगे ऑडिट? नहीं बचा पाए। सर रूल 1 और 2 नहीं है ना, 3 से रूल शुरू है। नहीं, अभी मिलेंगे, अभी बता रहे हैं। अप्रूवल ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट मस्ट अप्रूव्ड बाय बोर्ड। जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे वो बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, मतलब जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओगे वो बोर्ड के द्वारा अप्रूव होने चाहिए। इफ देयर इज एन ऑडिट कमिटी, अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है, अगर जहां कहीं ऑडिट कमेटी होती है, सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, फिर मेंबर आते हैं, ऐसा देखा है? तो कहीं पर अगर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है तो बोर्ड से पहले नाम ऑडिट कमेटी का आएगा।
ऑडिट कमेटी को भी वो रिव्यू कराने पड़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें। समझ में आया? क्योंकि ऑडिट कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो कंपनी के भले के बारे में ही सोचती है। क्लियर? कोई दिक्कत? 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन आ गया। हो हाँ अप्रूव तो ऑडिटर करेगा। क्या Audit committee क्या को- क्या 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 यही सर जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स हैं। हाँ नहीं, अप्रूव करेगा। क्या लिखा? अप्रूवर ऑफ मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। जो कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट रिकॉर्ड्स होंगे वो जो है बोर्ड आपका अप्रूव करेगा। लेकिन कह रहे हैं अगर कोई ऑडिट कमेटी है, इफ देयर इज एन ऑडिट कमेटी, जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा या ये चीजें दिखाई जाएंगी, उसमें ऑडिट कमेटी का भी रिकमेंडेशन होगा। ऑडिट के पहले होता होगा। ऑडिट के कमेटी, जैसे कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, अगर ऑडिट कमेटी है तो बोर्ड से पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी कि इस ऑडिटर को हम अपॉइंट करेंगे, देन बोर्ड उसको अप्रूव करेगा, देन वो अपने यहाँ अपॉइंट होगा कॉस्ट ऑडिटर। क्लियर? हमेशा ऑडिट कमेटी जहाँ पे है तो ऑडिट कमेटी पहले पिक्चर में आएगी, बाद में बोर्ड आएगा। समझ रहे हो? डिस्क्वालिफिकेशन 143 सबसेक्शन 3 और स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, मतलब जो सीए है, वो कभी सीएमए नहीं बन सकता है। जो सीए है वो कभी कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है, ये नहीं सीए कभी सीएमए नहीं बन सकता है। पढ़ाई लिखाई करे वो भी बन जाएगा। दोनों इंस्टीट्यूट में एक सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे को कोई एग्जाम्पशन नहीं देते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लो हमने सीएमए किया है तो हम अगर सीए करने जाएंगे तो हमको इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों निकालने पड़ेंगे। कोई बंदा सीएमए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, वो सीएमए करने आएगा, उसको भी इंटरमीडिएट और फाइनल सब कुछ देना पड़ेगा। दोनों के बीच होता है एमओए, एमओयू होता है, एमओयू नहीं साइन है। समझ रहे हो? यही सीएमए और सीएस के बीच में साइन है। समझ रहे हो? अगर हम सीएमए हैं और हमको सीएस करना है, समझ रहे हो, तो हमको टैक्स नहीं देना है, हमको कंपनी अकाउंट्स नहीं देना है, हमको अकाउंट्स नहीं देना है, हमको सिर्फ डिफरेंस वाले लॉ वाले पेपर देने हैं, हम सीएस भी बन जाएंगे। टोटल मिला के जो सीएस के हैं वो अराउंड हमको याद नहीं है, लेकिन हमने एक टाइम पे देखा था तो जो है 6-7 पेपर होंगे इंटर फाइनल सब मिला के। 6-7 नहीं, हमको लगता है 5-6 पेपर होंगे जो देने। और एसीसीए में भी 14 पेपर होते हैं। 14 होते हैं और 7 या नहीं 14 होते हैं और हमें केवल 5 देने पड़ेंगे। सीएमए वालों को नहीं, सीएमए विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, उनको केवल 5 पेपर्स देने हैं और केवल जो सीएमए हैं उनको 7 पेपर्स देने हैं। समझ रहे हो? इसमें 3 लेवल होते हैं। समझ रहे हो? 3 लेवल्स होते हैं, नाम हमें नहीं याद है। समझ रहे हो? पूछना भी नहीं, ठीक है? 3 लेवल होते हैं, तो 3 लेवल में पहला हमको देना ही नहीं है। अगर हम 5 years का एक्सपीरियंस है, दूसरा भी नहीं देना है, केवल तीसरा देना है। समझ रहे हो? एसीसीए बन जाएंगे विद इन 6 months। एसीसीए की डिग्री आ जाएगी अभी अगर स्टार्ट करें। समझ रहे हो? और विद इन 2 years सीएस की डिग्री आ जाएगी। 1.5 से 2 साल, जितना पेपर देने में समय लगेगा बस उतना। समझ रहे हो? मेन लॉ के ही देने हैं, ऑडिट के देने हैं, वो जानते ही हो तुम लोग हैं। प्रीमियम सब्जेक्ट हमारे, उन्हीं के पेपर हमको देने हैं, टैक्स नहीं देना है। समझ रहे हो? लेकिन करना नहीं ना, उसकी इतनी हमको वैल्यू नहीं ऐड लगती है। सीएस नाम के आगे लगाइए, भौकाल लगे हैं वो, ये बोलती नहीं है रौला सर रौला। क्यों? अब बात ये है ना, अब एज अ स्टूडेंट वाला पढ़ने का वाला मन नहीं करता है। समझ रहे हो? क्या कह रही? जैसे ही पढ़ने बैठते होंगे सीएमए हैं हम, ये आता होगा। ऐसा नहीं है। पहली बात तो जब हम एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे तो हमारे ये चश्मा उस्मा नहीं लगा हुआ था, तो एक कंफर्ट था। अब पढ़ने में डिसकंफर्ट है। अब हम अगर फिजिकल बुक लेके बैठते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। हम लैपटॉप वगैरह पे बैठ के पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कोई फिजिकल बुक लेके बैठे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारी वो हैबिट नहीं है, कभी हमने पढ़ा नहीं ना वैसे, तो हम 2-3 घंटे अगर पढ़े हैं तो हमारा सर पकड़ लिया है, इसीलिए हमने ट्राई नहीं किया। उसके बाद हम क्या, चलो छोड़ो, अब क्या जरूरत। समझे?
ऐसा नहीं है, ट्राई किया, थोड़ा सा किया था ट्राई, पढ़ने का मन होता है ना। एक वो फेस था ना कि जब बहुत पढ़ते थे तो एक हैबिट बन गई थी कि रात में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी टाइम जब फ्री होते हैं तब सोचते हैं रात में चलो पढ़ लें, वो मज़ा आता है ना, एक चैप्टर ख़त्म करके कोई रख दो, एक कोई जो है सब्जेक्ट का कुछ ऐसे नॉलेज ले लो। वो एक टाइम के बाद नहीं हुई तो ऐसा लगा कि हम जो है गलत कर रहे हैं कुछ, तो गलत इन द सेंस कि नॉलेज नहीं कलेक्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो कोशिश किए लेकिन फिर उतना नहीं फिजिबल हो पाया, तो आप पढ़ते हैं लेकिन सिस्टम पे ही पढ़ते हैं, समझ लो, फर्म पे चले जाते हैं अपना, वो सिस्टम पे अपना जो होता है वो पढ़ते रहते हैं, नोट्स वोट्स बनाया करते हैं। पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो ज़िंदगी भर पड़ेगा। ऐसा कोर्स तुम लोग कर रहे हो, हम किए हुए हैं कि पढ़ना लाइफ टाइम पड़ेगा, कोई भी लर्निंग नहीं बंद कर सकता इस कोर्स में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे खुद का बिजनेस कर रहा हो, समझ लो। अगर वो काम कर रहा है कंप्लाइंस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो नए रूल्स उसको पता होने चाहिए, अपना बजट पता होना चाहिए क्या क्या आए हैं। कोई पूछ देगा तुम सीए में हो, बताओ बजट के बारे में, अगर मुंह खोल दिया ऐसे डिब्बा जैसा समझ रहे हो, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी डिग्री की वैल्यू चली जाएगी। कहेगा तुम सीए में इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो, ग्रुप 1 क्वालिफाई हो या फाइनल क्वालिफाई हो, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी तुम्हारी। तो तुमको अपनी डिग्री को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ हम इस डिग्री के काबिल हैं, हमारे पास नॉलेज है, समझ लो। पास होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे पास नॉलेज ना हो। कुछ अगर पूछ रहा है सामने वाला तो तुमको उससे पहले, तुम फाइनेंस की ज्ञाता हो, सीए में हो, फाइनेंस के बारे में तुमको कुछ कैसे नहीं पता है, और नहीं पता है तो बनने के बाद पढ़ो, समझे। अगर ग्रुप 1 क्वालिफाई हो तो तुमको डीटी आईडीटी पता होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते कि हमने डीटी अटेम्प्ट नहीं किया, आईडीटी अटेम्प्ट नहीं की। बेसिक तुमको आइडिया, जैसे रिटर्न वाले चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं, उनका तुमको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। कहीं पे अगर बैठ जाओगे तो पढ़े लिखो के बीच में बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, और बैठोगे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुमसे डिस्कशन करेंगे, दोस्त होंगे जो कहोगे यार उसमें ये पढ़ के आए थे, उसमें ये पढ़, तुम क्या कहोगे, हम तो छोड़ के आए थे, हैं अटेम्प्ट नहीं किया था यार, ऐसे नहीं बोल सकते। रेमुनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर डिसाइड कौन करता है? रेमुनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मस्ट बी रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब फाइनल कौन करता है? शेयर होल्डर, उन्हीं का पैसा है, वही तो डिसाइड करेंगे, तुम कौन होते डिसाइड करने वाले, समझ में आया। इफ अ कंपनी हैज ऑडिट कमिटी, बोर्ड डिसाइड बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन, बोर्ड ही डिसाइड करता है लेकिन ऑडिट कमिटी रिकमेंड करता है। रिकमेंड कौन करता है? हमने कहा जहां भी ऑडिट कमिटी होगी पहले बोर्ड की ऑडिट कमिटी आएगी, क्लियर। राइट एंड ड्यूटीज सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, 143 में राइट एंड ड्यूटीज पढ़ी थी, बस वही वाली है। सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म CRA 3, कॉस्ट ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट, कमेंट्स हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, निगेटिव रिमार्क हो गया, टू बोर्ड विद इन 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब से एंड होता है 31 मार्च से 180 डेज, मतलब 30 सितंबर में फिर जाओगे, 30 सितंबर तक वो अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देगा ऑडिट करके। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एग्जामिन करेगा और कंसीडर करेगा रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, कंसीडर करेगा, फाइल करेगा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 में विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट। जो रिसिप्ट होगा मतलब कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट जब रिसिप्ट हुई है वहां से 30 दिन के अंदर फॉर्म CRA 4 में इसका सबमिशन जाएगा, जो MCA की वेबसाइट होती है उस पे। समझ में आया? इसका XBRL फॉर्मेट होता है प्लस फीस। XBRL क्या होता है पता है किसी को? एक तरीके से बिजनेस रिपोर्टिंग की लैंग्वेज होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, समझ रहे हो? इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो जाते हैं, समझो, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है XBRL, बहुत अच्छा, मतलब इसको सीखना पड़ता है, समझ लो। हम जहाँ पे आर्टिकलशिप करते थे वहाँ पे फॉर्मेट यूज़ होता था, हमने सीखा था उस टाइम पे XBRL,
में फाइल करना। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की सहारा वगैरह की बैलेंस शीट होती है, बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाना पड़ता है XBRL के थ्रू। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। कैन टेक एक्सटेंडेड टाइम इफ AGM एक्सटेंशन ग्रांटेड। अगर AGM का एक्सटेंशन आपके हुआ है तो ये जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जा रही है इसका भी एक्सटेंशन हो सकता है। क्लियर? इफ गवर्नमेंट नीड्स मोर इंफॉर्मेशन कंपनी मस्ट प्रोवाइड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। कंपनी को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। हाँ सर, अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो वो रिकमेंडेशन क्यों ले रहा है बोर्ड से? इसका मतलब बोर्ड को क्यों भेज रहा है रिपोर्ट एग्जामिन और ये करने के लिए? बोर्ड ही एग्जामिन करेगा, वो बोर्ड एग्जाम करके MCA में फाइल करेगा। कंपनी, बोर्ड का मतलब कंपनी। तो वो चेंजेस भी कर सकती है कौन? ऑडिट रिपोर्ट में? कैसे चेंजेस कर देगी? ऑडिटर के साइन होंगे उस पे, ऑडिट रिपोर्ट पे। समझ रहे हो? अगर उसने अल्टर किया, चेंजेस किया तो MCA पे फाइलिंग होगी, पता नहीं चल जाएगा। बोर्ड रिपोर्ट जो होती है ऑडिटर के साइन होते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाती है, तो वो अल्टर कैसे हो जाएगी? चेंज होना इम्पॉसिबल होता है ऑलमोस्ट। CRA के फॉर्म है CRA1, CRA2, CRA3, CRA4। CRA1 किसका होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड का। CRA2 CRA3 CRA4 गवर्नमेंट को फाइल करना। देख रहे हो सारे फॉर्म लिखे, हमने कहा था सब अभी लिखा हुआ आगे मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये सब इसीलिए लिखे हुए हैं हमने कि लास्ट टाइम पे ये MCQ के तुमको 2 नंबर मिल जाए। समझ रहे हो? ये 2 नंबर हैं, इनसे एक आएगा, लिख लो अभी, एक आना ही आना है, गारंटीड। पेनल्टीज सेक्शन 148 सबसेक्शन 8। कंपनी के ऊपर अगर कॉस्ट ऑडिट वाला कोई सेक्शन आपने जो है कंप्लाई नहीं किया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किए, कॉस्ट ऑडिट नहीं कंप्लाई किया, तो फाइन आपके ऊपर 25,000 से 5 लाख तक का लग सकता है। ऑफिसर को इसमें अगर हुआ तो उसको इम्प्रिजनमेंट, जेल 1 साल की हो सकती है, या फिर फाइन 10,000 से 1 लाख तक हो सकता है। कॉस्ट ऑडिटर अगर हुआ तो उसकी पनिशमेंट है सेक्शन 147 टू 2 से 4 तक सेक्शन है इसके। ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन CRA3। क्या क्या रिपोर्ट करोगे? ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिली हुई है। अब ये ओनली फॉर रिवीजन है। देखो अब ये पूरा 1-1.5 पेज में तुम्हारा कॉस्ट ऑडिट समराइज है। समझ रहे हो? बस यहाँ तक समझ रहे हो? 1.5 पेज में बता दे एक बार जल्दी जल्दी। कॉस्ट ऑडिट पूरा तुम्हारा उसमें हो चुका है, डेप्थ में। ठीक है, आप पढ़ते हैं। मीनिंग इट्स मीन ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट CMA इन प्रैक्टिस, यही करता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल 3। एवरी कंपनी, चाहे रेगुलेटेड हो चाहे अनरेगुलेटेड सेक्टर हो, मेंटेनिंग कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स अगर एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा हो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड रूल 4। टाइप ए रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड सेक्टर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर पूरा मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर सब मिला के 50 करोड़ हो और इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का 25 करोड़ हो। अनरेगुलेटेड सेक्टर का अगर देखा जाए एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ हो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का 25 करोड़ हो। समझ गए? अब रेगुलेटेड सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो, 6 सेक्टर नोटिफाइड है अभी तक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स और फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। अदर सारे कौन से नॉन रेगुलेटर होते हैं जिनको टाइप बी में हम लोग बोलते हैं। समझ में आया? ऊपर कितना बड़ा पढ़े थे, यहाँ पे कितना समराइज में है, ओनली फॉर रिवीजन पर्पज। समझ रहे हो? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल 5 में वो CRA1 में मेंटेन किए जाते हैं। रूल 6 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अगर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है, बोर्ड अपॉइंट करता है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं होता है तो बोर्ड ही अपॉइंट कर लेता है, किसी की हेल्प नहीं लेता है। रेम्युनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अगर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और फाइनल अप्रूवल किसका होता है? शेयर होल्डर का। अगर ऑडिट कमेटी नहीं होती तो हटा दो आगे वाले को, बोर्ड फिक्स करता है, शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, 2 ही लोग बचते हैं। समझ में आया? टाइम लिमिट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से 180 दिन के अंदर। एंड कंपनी शैल इन्फॉर्म CGROC सच अपॉइंटमेंट इन CRA2 विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। या तो जब अपॉइंटमेंट हुआ है वहां से 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो, या फिर 180 दिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से
180 दिन, 30 सितंबर या तो 30 दिन ऑफ अपॉइंटमेंट, दोनों में से जो भी अर्लियर हुआ हो। कैजुअल वैकेंसी अगर कोई आई है 30 दिन के अंदर फुलफिल होगी, कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कैजुअल वैकेंसी जो भी आएगी, नया ऑडिटर को आप अपॉइंट करके CRA 2 में फॉर्म भरेंगे, किसको? CGROC को आप फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कैसे होगा? सिंपली बाई पावर एंड ड्यूटीज सेम एज कंपनीज ऑडिटर। टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट कह रहे हैं 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। CRA 3 में ये फॉर्म जाएगा, ROC को फाइल करोगे विद इन 30 डेज ऑफ जो भी आपकी रिसीविंग द सच रिपोर्ट, और जो रिमार्क वगैरह होंगे वो CRA 4 में जाएंगे। अब एग्जाम्पशन किसको दी गई है? SEZ वालों को, और फॉरेन एक्सचेंज से अगर आपका रेवेन्यू मोर देन 75% आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन मतलब सेल्फ के लिए, खुद के लिए बना रहे हो। क्रक्स में दे रखा है CRA 1, CRA 2, CRA 3। खत्म हो गया कॉस्ट ऑडिट। कैसा था? दोनों चीजें हैं, देखो जिसको डिटेल में पढ़नी हो वो ऊपर पढ़ सकता है, पूरा हमने डिटेल में तुम्हारे बुक का डाला है, पूरा तुम्हारा स्टडी मटेरियल है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। जिसको थोड़ा सा बुक का पढ़ लिया और रिवीजन बार बार करना हो, वो नीचे वाले 1.5 पेज में रिवीजन कर सकता है। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट है जितना, उतने इंपॉर्टेंट वे में हमने उसको बुक में रखा भी है। समझ रहे हो? तो इसको थोड़ा सा टाइम लेके 2 मिनट लेके इसको पढ़ लो, फिर हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 7-10 नंबर का ये आता ही आता है, तो उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करो। और ये सब यहाँ से सेक्रेटरियल ऑडिट से दूसरा है। हाँ, इससे भी आता है। पढ़ो। एक बार सब बता दिया। लो बता दिया। अच्छा हसन, सर एग्ज़ाम में शॉर्ट रिवीजन वाला लिख सकते हैं? डिपेंड करता है वो कितने नंबर का है। जैसे 1.5 नंबर का भी हमने बोला है, 1.5 पेजेस का, 2 पेजेस का ये लिखोगे कॉपी में, 2-2.5 पेजेस का आएगा। समझ रहे हो? जो हमने रिवीजन वाला दिया है। तो रिवीजन वाले में अगर कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछ रहे हैं तुमसे खाली CRA 1 के बारे में, तो उसमें कितना 2-4 लाइनें लिखी हैं, फिर तो 7 नंबर का जस्टिफाई नहीं है, फिर तुम्हें ऊपर वाला लिखना पड़ेगा। अगर सेक्शन 148 पूछ रहे हैं तो रिवीजन वाला मोर देन इनफ है 7 नंबर के लिए। लेकिन अगर अंदर की कोई चीज पूछ रहे हैं तो तुमको ऊपर वाला पढ़ना पड़ेगा, दोनों चीजें। तो तुम ऊपर वाला तुम डिटेल में 3-4 बार पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के लिए रिवीजन वाले नोट्स की हेल्प लोगे। हमेशा हम शॉर्ट में ही चीज़ें कहते हैं याद कर लो, लेकिन ये वाला सेक्शन जो कि अलग अलग फॉर्म से अलग अलग रूल 1 रूल 2 ऐसे करके पूछ सकता है, तो उस तरीके से तुमको पढ़ना पड़ेगा। बता दिया सर सर्टिफिकेट में सब, बताना मत कोई लोग। ये कृष्णम की तरफ देखिए, कृष्णम बैठा है, समझ लो वो बता देगा। हम समझ गए थे। पढ़ लो इसको एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पता नहीं। वाह। अब सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। हमने CA वाला ऑडिट पढ़ा, CMA वाला पढ़ा, अब ये भी पढ़ लेते हैं, बुरा मान जाएंगे लोग CS वाले। समझ लो, एक काम करो, एक ये वाला फाइन चेक ऑन कर दो, तुम उधर उन्नति उधर बैठ जाओ, ज़्यादा दिक्कत। ठीक है, ठीक। सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204। आप अब ये पूछ रहे हो ये आता है, ये क्या लिखा हुआ है? दिसंबर 2023 मतलब आया हुआ है एक बार, तो हमने लिखा हुआ भी है। समझ रहे हो? एप्लीकेबिलिटी क्या है? सारी लिस्टेड कंपनी जितनी है उनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है, मतलब अपने कंप्लाइंसेस को चेक कराना है।
सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, जितने भी कंपनी में लॉ लग रहे हैं, वेदर दैट इज कंपनी लॉ और लेबर लॉ, समझ लो कोई भी लॉ लग रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है, कोई भी लॉ लग रहा है, वो कंप्लाई हो रहा है कंपनी के ऊपर कि नहीं हो रहा है, वो चेक करने का काम किसका होता है, CS इन प्रैक्टिस। जो CS इन प्रैक्टिस है वो सारी चीज़ें चेक करता है। जितनी भी पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जितनी भी पब्लिक कंपनी है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन बारोइंग्स या फिर लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या मोर है, मतलब पब्लिक में लोन दिया हो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का, इन कंपनियों को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना एज पर सेक्शन 204 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे सेक्शन तुम थोड़ा सा याद रखोगे, 148, 204, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएंगे, नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए याद करने हैं। ये ऑडिट तुमको जो हम पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको बहुत हेल्प करेगा, तुम देखना, समझ रहे हो, जो ऑडिट तुम पढ़ रहे हो, जो चीज़ें तुमको याद होंगी वो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें बहुत हेल्प देगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट एज पर द रूल 8 ऑफ द कंपनीज मीटिंग बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014 रीड विथ सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 secretarial audit is required to appoint by means resolution at a duly converted and board meeting। क्या मतलब हुआ सर, क्या पढ़ा दी गई सर, जरा हिंदी में बताइए। हाँ, किसी को समझ में आया कुछ? नहीं ना, हमें भी नहीं आया। कन्वर्टेड बोर्ड मीटिंग, ये तो नहीं सुने हैं, पूरी लॉ पढ़ डाले पास भी हो गए लेकिन ये बोर्ड मीटिंग नहीं सुना। कन्वर्ट है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है? देखो होता क्या है, बोर्ड मीटिंग होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, वहाँ पे बैठ के डिसीजन लिया जाता है कि सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन बनेगा कंपनी का। बस इतनी सिंपल सी बात है। इन्होंने ड्यूली कन्वर्टेड इन बोर्ड मीटिंग, ये सब फालतू की कहानी लिखी हुई है, बुक के में लिखी थी तो तुम्हारे हमने डाल दिया। अब सेक्रेटरियल ऑडिट इतना ही है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट क्या होता है? जॉइंट ऑडिट मिलजुल के ऑडिट करना, जैसे मिलजुल के एग्जाम देते हो तुम लोग, है ना? ये नहीं बोलना था सर ऑनलाइन क्लास में, क्यों? हाँ, कहते वो भी देते हो। जॉइंट ऑडिट जॉइंट ऑडिट जरा पढ़ना जॉइंट ऑडिट को। हाँ, जॉइंट ऑडिट क्या होता है? जैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्क हो सकते हैं, मल्टीपल वर्क्स में मल्टीपल डिवीज़न में ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, समझ लो। हो सकता है एक ऑडिटर उन सारे डिविजन्स को ऑडिट ना कर पाए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो उसके काफ़ी सारे वेंचर्स हैं, तो एक ऑडिटर मिलके वहाँ का ऑडिट नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ऑडिटर
मिल के काम करते हैं उसको हम लोग जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। जॉइंट ऑडिट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट करोगे वो सिंगल ही होगा, बाय वन और मोर ऑडिटर या फिर मोर देन वन ऑडिटर, लार्ज कंपनीज विद अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशन, जिनके पास बहुत सारे डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस हैं, often resort to this process auditing where the employee multiple auditor to conduct, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑडिट करने के लिए होती हैं। ऑडिट अगर हम बात करें तो ऑडिट केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं होता है, ऑडिट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी होता है। जैसे आपकी बात करें तो आपके एम्प्लॉयज़ का भी ऑडिट होता है, पता है? नहीं पता? एम्प्लॉयज़ का ऑडिट कैसा होता है कि एम्प्लॉयज़ आपके कितने एफिशिएंट हैं, इसका ऑडिट होता है, एफिशिएंसी। समझ रहे हो कि एफिशिएंट कितने हैं। आपके कंप्यूटर्स का भी ऑडिट होता है कि आपके कंप्यूटर कितने एफिशिएंट हैं, मतलब हर एक चीज़ जिसको तुम सोच सकते हो उसका ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू निकालना, एफिशिएंसी निकालना, फ्रॉड एंड एरर्स निकालना। तो ये सब तो किसी भी चीज़ का हो सकते हैं। स्टॉक ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, समझ रहे हो? हर एक चीज का कंपनी का ऑडिट हो सकता है। ऑडिट मान लो जिसको एक होलसेल पिक्चर चाहिए होती है वो ऑडिट कराता है, नॉर्मल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सॉरी सेक्रेटरियल ऑडिट। लेकिन जिसको एक ही चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमको अपने स्टॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक्यूरेट है कि नहीं, तो स्टॉक ऑडिट कराएंगे। डेटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटर ऑडिट कराएंगे। कोई फ्रॉड हो गया मान लो, फ्रॉड के बाद हमको चेक कराना है, जिसको बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। जैसे फॉरेंसिक वाले नहीं आते हैं, चेक करते हैं एक चीज, वो होता है फॉरेंसिक ऑडिट। कि कोई एक चीज को बिल्कुल कहते हैं कि 100% एफिशिएंसी के साथ उसकी जड़ तक जाना, दैट इज फॉरेंसिक ऑडिट। ये कब? जब कोई इवेंट अकर हो जाता है उसके बाद कराया जाता है। फ्रॉड हो गया कंपनी में, 100 करोड़ का घपला है, पता लगाओ, फॉरेंसिक ऑडिट, ऑडिटर पता लगाएगा। सीए, पुलिस थोड़ो ना आएगी, पुलिस को क्या पता, वो क्रिमिनल केसेस देखती है। समझ में आया? हाँ सी। अच्छा, ये एम्प्लॉय ऑडिट डॉक्टर करते होंगे? The basis aim to applying joint audit is pull the resources of the multiple auditors to conduct audit efficiency within the lesser amount of time, मतलब ऑडिट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके कम से कम समय में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लगाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को चेक किया जा सके, दैट इज कॉल्ड जॉइंट ऑडिट। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। इसके एडवांटेज केवल 4-5 अटेम्प्ट में आ चुके हैं। अच्छा, एडवांटेज अगर एग्जाम में आएगा तो तुम जॉइंट ऑडिट को भी एक्सप्लेन करोगे, समझ लो। अभी ऑडिट को लिखने का तरीका हम बताएंगे तुम लोगों को। अगर मान लिए हमारी बात, जो कि मानते हो तुम लोग, ऐसा हमें लगता है, मानते हो ना? क्यों? सही से बताओ, दिख नहीं रहा सबके चेहरे से। तो ऑडिट में गारंटी है, कंपनी का पेपर चाहे जितना खराब आ जाए 60+ मार्क्स जाएंगे, समझ लो। 60+ गारंटी है ऑडिट में। बस वही है कि थ्योरी कौन पढ़े, समझ लो। ये इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लग रहा है? नहीं, इंटरेस्टिंग थ्योरी लग रही है ऑडिट की? नहीं लग रही है? लॉ से अच्छी है। चलो, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट: इनेबल कंपनीज टू बेनिफिट फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन फर्म। एक से ज़्यादा फर्म की टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलती है, एक से ज़्यादा सीए बैठते हैं, समझ रहे हो? वो उनकी टेक्निकल, जैसे कोई टैक्स में अच्छा हो सकता है, कोई अकाउंट्स में, हर सीए भी सब में अच्छा नहीं होता है। सीए की प्रैक्टिसेस भी अलग अलग होती हैं सीए में। अगर देखो, कोई सीए जो है वो केवल जो है टैक्स में प्रैक्टिस करता है, कोई सीए है वो केवल आरओसी में प्रैक्टिस करता है, ऐसा भी होता है। अपना डिवीज़न किए हुए हैं कि हम केवल यही ऑडिट करते हैं, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं रेवेन्यू ऑडिट, मतलब जो टैक्स वगैरह का काम होता है। तो रेवेन्यू वाले काम कुछ लोग नहीं करते हैं, जीएसटी नहीं करते हैं, इनकम टैक्स नहीं करते, कुछ सीए लोग नहीं करते हैं। इनकरेज कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब मिलजुल के काम करना होता है बिटवीन जॉइंट ऑडिटर, रिजल्टिंग इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जैसे एक दूसरे को कॉम्पिटिटर देखते थे वो,
अब वो कॉम्पिटिटर नहीं, अपने साथ बैठ के काम कराएंगे उनको, तो कंपटीशन वाली भावना खत्म हो जाएगी, मिलजुल के काम करेंगे। लीड टू रियल डिबेट, टेक्निकल इश्यूज, जैसे दो पढ़े लिखे इंसान बैठेंगे तो बजट पे बात करेंगे, समझ रहे हो, जो है आपके क्या बोलते हैं, कुछ नया अमेंडमेंट आने वाला होगा उस पर बात करेंगे। जैसे हमारी और अमित सर की बात होने लगती है तो हम लोगों की बुक्स पे बात होने लगती है कि डीटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आईडीटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बुकें कब तक आने वाली हैं। तो सर इतनी बोरिंग बातें करते हैं आप लोग, और क्या करें, समझे। तो हम लोगों की ऐसे टेक्निकल बातें होती हैं, आईटीआर की बातें होने लगती हैं, आरओसी की बातें कभी कभी होने लगती हैं, लोन वोन की बातें होने लगती हैं, समझ रहे हो। चलते हैं तो बिजनेस की बातें होने लगती हैं कि नया क्या वेंचर स्टार्ट किया जाए, नया क्या किया जाए, ऐसे करके। तो अगर देखोगे दो सेम फील्ड के इंसान अगर एक काम पे लगेंगे तो वो काम अच्छा होगा, डिबेट्स होंगे और डिबेट में काम अच्छा निकलता है, पॉइंट्स निकलते हैं कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल स्कोप हो जाता है, एक बेंचमार्किंग हो जाती है कि इतना काम तो हमें करना ही। अलाउ फॉर द स्मूथ एंड सीक्वेंस रोटेशन ऑफ द ऑडिट फर्म्स। दो फर्म है मान लो तो रोटेशन कर सकते हो, रोटेशन देखा था, एक फर्म केवल 2 बार के लिए अपॉइंट हो सकती है, मतलब 10 साल के लिए। 2 फर्में हैं मान लो, अलग पलट के अपॉइंट करो जैसे हमने बताया था। एंड retain knowledge and understanding of the group operation which minimize dispute causes by the audit firm is change। मतलब जैसे एक बार ऑडिट फर्म लगी, तुम्हारे यहाँ ऑडिट हो रहा है, ऑडिट फर्म दोबारा चेंज हो गई, अब वो फिर आएगी ऑडिट फर्म नहीं, फिर तुम्हारे फर्म को पूरा स्क्रैच से समझेगी, फिर ऑडिट करेगी ना। अगर कोई 2 ऑडिट कंपनियां तुम्हारे यहाँ लगी हुई, फर्म लगी हुई है, एक हटा दूसरा वाला बंदा आ गया, दूसरा हटा पहला वाला आ गया, रोटेशन होता रहा, तो वो दोनों फर्म तुम्हारी कंपनी के बारे में जानती हैं, तो दोनों फर्म अच्छे से ऑडिट कर सकेंगे, उनको पता है कहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या हमको चेक करना है, क्या क्या फ्रॉड चेक करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट। एस्टेब्लिश्ड ऑडिटर मे हैव सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लेस एक्सपीरियंस्ड वन। जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा सीनियर है, एक सीए बहुत सीनियर है, सीए फर्म, दूसरी और नई नहीं है, 2 फर्मों को साथ में अपॉइंट किया गया। अब जो सुपीरियर वाले हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, खड़ूस तरीके से बात करते हैं, ये एक्सपीरियंस बने, इनसे क्यों बात करें, इनसे क्या करें, ये सब चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। तो लेक्स दोनों के बीच में अगर कहें हिंदी में तो तालमेल नहीं बैठ पाता है, उसकी वजह से उसका जो खामियाजा है वो फर्म को भुगतना पड़ सकता है। एक कोई काम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे रहे हैं कि हाँ हम तो इनसे बोले थे चेक करने के लिए, समझ रहे हो। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंटिटी ड्यू टू सस्टेनेबल कॉस्ट बर्डन। 2 ऑडिटर रखोगे, हाँ एक नहीं रखा जाता, 2 सीए के रखोगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो जो छोटी छोटी फर्में हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है करवाना। एट टाइम्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑडिटर्स मे स्लो द स्पीड ऑफ द ऑडिट वर्क। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों के बीच में तो एक दूसरे के ऊपर अपना काम डालेंगे, ये ऑडिट वो कर लेंगे, ये ऑडिट वो कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि ऑडिट वर्क स्लो हो जाएगा, काम टाइमली फिनिश नहीं हो पाएगा। देयर मे बी अनसर्टेनिटी अबाउट लाइबिलिटी ऑफ वर्क। अभी हमने बताया लाइबिलिटी नहीं पता है कि स्टॉक ऑडिट किसने किया, 2 ऑडिटर हैं, किसको गलत ठहराओगे। एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न में भी नेग्लिगेट। अब एक कोई एरिया जहाँ पे दोनों लोगों को काम करना है, दोनों लोग इग्नोर कर सकते हैं, वो कहेंगे वो कर ले, वो कर ले, ऐसे करके होता है। द ऑडिटर हैव शेयर द ऑडिट फीस। सबसे बड़ा दुख ऑडिटर के एंगल से कि उन लोगों को फीस शेयर करनी पड़ती है जो ऑडिट की होती है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर क्लियर क्लियर। अब गाइडलाइंस है। अब देखो जो हमने वहाँ पे अभी आपको वो पढ़ाए थे एडवांटेजेस, वही डिवीज़न ऑफ वर्क, समझ लो गाइड क्या बोलते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एक मिक्स है, समझ लो। गाइडलाइन ऑफ जॉइंट ऑडिट मतलब कैसे कैसे जॉइंट ऑडिट करना है, इसको डिफाइन किया गया एसए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 299। क्लियर। तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे जो एसए से आएंगे, नंबर उनके, समझ रहे हो। तो
MCQ, ये समझ लो 2 MCQ, 2 या 3 MCQ ऐसे आएंगे तुम्हारे। तो वो कैसे याद करोगे वो भी तुमको बता देंगे अभी, समझ लो। तो डिवीजन ऑफ वर्क, ज्वाइंट ऑडिटर शुड डिवाइड द ऑडिट वर्क एमंग देमसेल्फ फॉर म्यूचुअल डिस्कशन। म्यूचुअल डिस्कशन करके अपना अपना काम बांट लेंगे कि कौन सा काम कौन करेगा। वर्क में भी डिवाइडेड बेस्ड ऑन ब्रांचेस या यूनिट, एक ब्रांच तुम करोगे, एक हम करेंगे, एक यूनिट तुम करोगे, एक यूनिट हम करेंगे। स्पेसिफिक एरिया लाइक इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऐसे बांट दोगे। इनकम वाला एरिया तुम देखोगे, एक्सपेंसेस वाला हम देखेंगे, या इनकम एक्सपेंसेस हम देख लेंगे और बैलेंस शीट के आइटम एसेट्स और लायबिलिटी आप देख लीजिए। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे कहोगे 6 महीने के तुम देख लो स्टार्टिंग के, अप्रैल से सितंबर तक और अक्टूबर से मार्च तक हम देख लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो। सम क्रिटिकल एरियाज मस्ट बी ऑडिटेड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, जैसे मेजर रिस्क या सेंसिटिव ट्रांजेक्शन, कोई करोड़ों अरबों के ट्रांजेक्शन है, उसको दोनों लोग बैठ के देख लेंगे। द डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, शेयर्ड विद द कंपनी होना चाहिए। जो भी तुम देखोगे, जो भी चेक करोगे, वो कंपनी को भी दिखाओगे और चेक करवाओगे। Coordination between joint auditor, if joint auditor finds something important relevant to another audit areas, हम मान लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेक कर रहे हैं, उनको एसेट्स एंड लायबिलिटी कोई चीज़ लगी तो हम उसको बताएंगे सामने वाले ऑडिटर को कि तुमको एसेट्स एंड लायबिलिटी चेक करते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर? दे मस्ट इन्फॉर्म अदर इन राइटिंग बिफोर द ऑडिट इज फाइनलाइज। ऑडिट फाइनलाइज होने, जैसे देखो एक अगर इंस्पेक्टर किसी केस को रिगार्डिंग काम कर रहा होता है, तो दूसरे इंस्पेक्टर अगर किसी दूसरे केस में होता है, उसको कोई उससे रिलेटेड फाइंडिंग्स मिलती हैं, तो उसको फाइंडिंग्स वो देता है, कहता है ये केस मेरे पास नहीं है, इससे रिलेटेड जितने भी सबूत हैं हम इनको दे देंगे, ये केस इनके पास है, होता है। दिस कैन बी डन बाय शेयरिंग नोट्स और रिपोर्ट। ये तभी हो पाएगा जब आप नोट्स या रिपोर्ट शेयर करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर फॉर डिवाइड वर्क, सबको अलग अलग वर्क अलग अलग एरिया डिवाइड कर दोगे तो ये पता रहेगा किसको कौन सा एरिया मिला है, उसके लिए लायबिलिटी किसकी है। फॉर अनडिवाइडेड वर्क, जितने भी अनडिवाइडेड वर्क है उसके लिए दोनों लोग इंडिविजुअली ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। दे आर आल्सो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जितने भी डिसीजन साथ में मिलके लेंगे, ऑडिट मेथड वगैरह कैसे करना है, मैटर जो भी डिस्कस करेंगे सारे, ऑल मतलब दोनों ऑडिटर बैठ के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लीगल डिस्कशन रिक्वायरमेंट होंगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होंगे। इंश्योरिंग ऑडिट रिपोर्ट की जो लीगल रिक्वायरमेंट सारी होंगी, जैसे ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार रहेंगे। इफ समथिंग इज रिपोर्टेड आफ्टर द ऑडिट इज कंप्लीटेड, ओनली द ऑडिटर हु नोटिसेस इट इज रिस्पॉन्सिबल, अदर आर नॉट लायबल। इसका क्या मतलब? अगर ऑडिट कंप्लीट हो गया और उसके बाद कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं, तो जिस ऑडिटर ने फाइंडिंग निकाली है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। कह रहे हैं ऑडिटर हु नोटिसेस इज रिस्पॉन्सिबल, अदर आर नॉट लायबल। जिसने नोटिस किया है वो वही रिस्पॉन्सिबल होगा, तुम ही सही करके दोगे। डिपेंडेंस ऑन अदर ऑडिटर, ईच जॉइंट ऑडिटर कैन एज्यूम दैट अदर आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। ऑडिटर को एज्यूम करना पड़ेगा सामने वाला काम प्रॉपरली कर रहा है, हम भी प्रॉपरली करें। हम जैसे कोई इंसान काम कर रहा है, दो लोग काम कर रहे हैं, तो एज्यूम करके काम करना पड़ेगा कि अदर वाला बंदा जो है वो हमसे अच्छा काम कर रहा है, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। वन ऑडिटर डज नॉट नीड टू रिव्यू द वर्क ऑफ अनदर। एक दूसरे काम नहीं देखोगे, गलतियां नहीं निकालोगे, कॉम्पिटिटर टाइप वाला रहेगा ना सिस्टम। दे रिलाई ऑन अदर्स, एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स एनी एरर्स नॉन कंप्लाइंसेस कम अक्रॉस, कोई भी अगर एरर्स वगैरह हो राइटिंग में आप रिपोर्ट करोगे, ऐसे नहीं वहाँ जाके देख रहे हो ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे जाग के बता रहे हो। जैसे देखो कोई छोटे भाई बहन हो, कोई काम कर रहे हो, वो गलती निकाले चले आए, कितनी गुस्सा लगती है? लगती है, लगती है कि नहीं? तुम कोई काम कर रहे हो या कर रहे हो और वो आ जाए कहने ये काम सही नहीं कर रहे हो, लाओ हम सिखाते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो ऑडिटर को कैसा लगेगा? वो तो तुम्हारा भाई बहन भी नहीं है, वो तो बाहरी बंदा है, उड़ा दोगे तुम तो। समझ रहे हो? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजली ज्वाइंट ऑडिटर गिव कॉमन एग्रीड ऑडिट रिपोर्ट। दोनों लोग कॉमन एग्रीड ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इन केस दोनों लोग अगर डिसएग्री हैं तो अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट देंगे ऑडिट रिपोर्ट। अ ज्वाइंट ऑडिटर इज नॉट फोर्स्ड टू एग्री विद द मेजोरिटी। कोई भी मान लो 10 ऑडिटर हैं, तो एक अगर भीड़ से अलग पेंगुइन वाली कहानी होनी चाहती है कि बिल्कुल भीड़ से हम अलग होना चाहते हैं, तो वो हो सकता है, वो अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है वो ना बिका हो,
समझ रहे हो सकता है 9 बिक गए हो पैसे के साथ, वो ना बिका हो, उसका ओपिनियन मैटर करेगा। समझ में आया? तो जॉइंट ऑडिट आपका खत्म होता है। ऑडिट कमेटी एज पर लॉ, आप लोग लॉ में पढ़े थे, याद है, यहाँ पे भी है और आया भी है जून 18 और जून 16 में। तो ऑडिट कमेटी एप्लीकेबिलिटी इसकी देखोगे, लिस्टेड कंपनी पे लगती ही लगती है, अनलिस्टेड कंपनी पे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब लगती है। पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, लोन डिवेंचर बारोइंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, याद रखना। वो टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ है। 3 कंपनियां अगर हैं तो उन पे नहीं लगता है जॉइंट ये ऑडिट कमेटी। होली ओन्ड सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, डॉर्मेंट है। कोई कह रहा था लॉ से अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो लॉ भी है। कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी कह रहे कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक हाँ, तो हमने 2 इंडिपेंडेंट बोला ना। क्या बात करते हो। फंक्शंस क्या होते हैं ऑडिट कमेटी के, पढ़ लो, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। पावर क्या होते हैं ये भी पढ़ लो, ठीक है, ये रीड कर लो, ये तो कितनी बार पढ़ा है, तो खैर समझी जाओ तुम लोग। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और परसों इसका टेस्ट है। क्या हुआ? क्या टाइम देते थोड़ा सा? परसों कौन सा दिन है? 20 को दे देना, 21 को दे देना। क्या इतनी तेज आवाज आई, हम डर गए। मंडे को दे देना। ऐसे तो टेस्ट ही नहीं रखने दो तुम लोग। चलो अमित सर को बता देंगे, वो डाल देंगे अपने हिसाब से, टेलीग्राम पे चेक कर। देखो हम पूछ रहे हैं, ये हमारी वो है। किस्मत नहीं अच्छी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, पढ़ लो इसको। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना किसी भी एंगल से, किसी भी एक सेक्शन को, किसी भी एक प्रोविजन को। मुझे समीक्षा पढ़ना है तुम्हारा, सोच रहे टेस्ट हम 21 को ही ले लें। सुबह आ जाना, सुबह दे देना टेस्ट। हाँ हम आ जाएंगे, 9 से 9 बजे से दे देना।
लास्ट सेक्शन, फाइन। अगर ये सारे सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया तो फाइन भी आपके ऊपर लगेगा। कितने का क्या लग सकता है? इफ कंपनी क्या करेगा, इन सब प्रोविजन को तोड़ेगा। कौन से? 139 टू 146। कंपनी के ऊपर डिफॉल्ट लगेगा 25,000 रुपये, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होगा उसके ऊपर 10,000 रुपये, वो 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। अगर सेक्शन 139, 144 और 145 का जो है पेनल्टी आपके ऊपर लगी है तो मिनिमम फाइन 25,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपए या 4 टाइम्स ऑफ द ऑडिटर रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर। मतलब ऑडिटर की फीस का 4 गुना और 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। समझ रहे हो? अब सुनो, अगर ऑडिटर ने इंटेंशनली जो है डिफॉल्ट किया है तो मिनिमम फाइन 50,000 रुपए एंड का मतलब प्लस 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, मतलब 1 साल की जेल भी होगी ऑडिटर को अगर जानबूझ के ये सब काम किए हो। मैक्सिमम फाइन कितनी? 25 लाख रुपए या फिर 8 टाइम्स ऑफ द ऑडिटर रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर। इफ ऑडिटेड कन्विक्टेड अंडर सब सेक्शन 2 देन ही सेल रिफंड करेगा ऑडिटर का रेम्युनरेशन और डैमेजेस पे करेगा जिस हद तक नुकसान हुआ है। और कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी वगैरह होगी, सीजी में प्रिस्क्राइब एनी अथॉरिटी और पर्सन टू इंश्योरिंग रिकवरी डैमेजेस और डैमेजेस वगैरह कर सकता है। पार्टनर वगैरह जो होंगे, सिविल लाइबिलिटी लगेगी, जॉइंटली लाइबल। समझ गए? तो ये मतलब अब ये समझ के चलो, ये सेक्शन अगर आ गया तो अगर इतना याद कर पाना तो लिखना, अदरवाइज जानते ही हो क्या करना। सर 139 का जो सेक्शन है उसमें तो ये कैजुअल, हाँ पूरा 139। तो इसमें ऑडिटर की क्या गलती है? अपॉइंटमेंट और ये सब तो नहीं, ऑडिटर की गलती क्या होगी इसमें ये नहीं बोला गया। इफ कंपनी लिखा है, पढ़ लो। ऑडिटर अगर जो है उसने कोई प्रोविजन 139 का तोड़ा है, प्रोविजन तोड़ा है, ऑडिटर ने तोड़ा है, तब बात की गई है। ये देखो दोनों में अलग लैंग्वेज है। ऑडिटर ने अगर कोई प्रोविजन तोड़ा है, यहाँ पे कंपनी ने कोई प्रोविजन तोड़ा है, दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो ऑडिटर अगर तोड़ेगा तो ऑडिटर के ऊपर लगेगा, कंपनी तोड़ेगी कंपनी के ऊपर। जो तोड़ेगा वो टूटेगा। समझ गए? जो तोड़ेगा वो टूटेगा। चैप्टर खत्म हुआ।